Imagery is our next figure of speech. The most important figure of speech, that how the poet tries to create an image in the mind of the reader. So let's see what is imagery, and then we'll be talk about um, different types of imageries as well. So when the poet tries to create some sort of a you can say to appeal your senses, means कि जब वो आपके हवासे खमसा को इवोक करने की कोशिश करता है, सेंसरी एक्सपीरियंस को जगाने की कोशिश करता है, ही ट्राइज टू क्रिएट अ पिक्चर, तो उसके लिए वो इमेजरी को इस्तेमाल करता है. मीन्स descriptive, he uses descriptive language, figures of speech in order to appeal the senses, 5 senses of the reader. ठीक है, जैसे उसकी जो सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ साउंड है, सेंस ऑफ साइड है, इनको वो अपील करता है. और उसके साथ साथ he tries to appeal the emotions, internal feelings, internal emotions. So apart from physical sensation and internal emotions, वो साथ साथ mental images भी क्रिएट करता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस देता है वो. अब हम ये देखेंगे कि पोइट जो है वो किस तरह तस्वीर कशी किस तरह करता है, यानी कि आपके सामने किसी चीज़ का मंजरनामा किस तरह बयान करता है, किस अंदाज से. अब इसको आपने अंडरस्टैंड करने के लिए इस चीज़ को देखना है. दैट आई टोल्ड यू बिफोर that Wordsworth said that poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings and emotions recollected in tranquility. So what the poet saw, what he experienced, he expresses all these things when he sits in isolation. He expresses it in the poetic form. So he tries to create an image, the image that he saw. जो वो फील कर रहा होता है, जो तस्वीर उसको नज़र आ रही होती है, जो इमोशंस जो उसके अंदर होते हैं, उनको वो राइटर तक कन्वे करता है, और उसके लिए वो इमेजरी का इस्तेमाल करता है. इमेजरी के ज़रिए वो उन चीज़ों को आगे एक्सप्रेस करता है. सो अल्टीमेटली इसके ज़रिए आफ्टर बाय यूजिंग इमेजरी ही सक्सेसफुली पेंट्स अ विविड पिक्चर इन द माइंड ऑफ द रीडर. वर्ड्स के ज़रिए तस्वीर कशी करना ना, वर्ड्स के ज़रिए. एंड डिस्क्रिप्टिव पोएम्स के अंदर नॉर्मली ये यूज़ एक फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस है. लॉफ्टी लैंग्वेज के साथ पोएट जो है ऑर्नेट ऑब्जेक्टिव्स, लॉफ्टी लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा. ऐसा लगता है जिस तरह वो होता है ना, आर्टिस्ट जिस तरह अपनी पेंसिल के साथ तस्वीर बना रहा है, जैसे वो देखता है वैसे ही बनाता है. सिमिलरली द वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस, द वर्ल्डली फील्स, ही shows it to the reader by using descriptive words. For example, if he is talking about any scenery, any place, and he was extremely impressed, extremely joyful on that occasion, तो अपने joy को वो अपने अल्फाज के ज़रिए वो बयान करेगा. So इसमें आम तौर पे जो है पोएटिक इमेजरी के ज़रिए सेंसरी डिटेल्स भी वो देगा, वाइब्रेंट डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज. इफ़ ही टॉक्स अबाउट अ सेंस ऑफ टेस्ट, ही विल नेवर से कि फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह देख लेते हैं, खाने की बात हो रही है तो वो कभी इस तरह नहीं कहेगा जी खाना बहुत टेस्टी है, बट ही विल यूज़ द वर्ड्स लाइक दैट. ठीक है, जो ये बताएंगे कि वो खाना बहुत टेस्टी था. फॉर एग्ज़ाम्पल अब वो कहेगा जी कि भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, कि जब हम वहाँ गए, वहाँ से मैं गुज़रा, उस जगह से गुज़रा तो वहाँ से एक औरत खाना बना रही थी और खाने की भीनी भीनी खुशबू आ रही. दैट खुशबू वॉज इंडिकेटिंग ये खाना बहुत टेस्टी होगा. यानी उससे वो आपके मुंह में भी पानी आ जाता है, इस अंदाज से वो बयान करता है. सो इस मकसद के लिए, इमेज क्रिएट करने के लिए पोएट जो वो सिमिली का सहारा लेगा, हैविंग डिस्टिंक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, मेटाफर्स का सहारा लेगा, पर्सोनिफिकेशन का, ओनोमेटोपोया का, जो हमने पीछे जितने भी डिवाइसेस स्टडी किए हैं, ये सारे के सारे डिवाइसेस जो है पोएट बेसिकली इमेजरी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करता है. अब वो किस किस तरह की इमेजरीज होती हैं.
Let's talk about them one by one. The first one is visual imagery. इसके अंदर क्या होता है that he appeals the sense of sight. So, like we see that he will be talking about colors, brightness, shapes, sizes and patterns. तो वो इनके बारे में बात करेगा. जैसे यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की पोम का हमने एक वो रेफरेंस दिया आपके सामने. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees fluttering and dancing in the breeze. So इसके अंदर उसने वर्ड्सवर्थ जो है ही वॉज वॉकिंग विद हिज सिस्टर और सिमिली को लेके उसने लोनली और वॉन्डरिंग जो है ना उन चीज़ों को उसने एमलेस फ्लाइट ऑफ अ क्लाउड के साथ उसने कंपेयर किया. डैफोडिल को उसने पर्सोनिफाई किया और हमें ऐसा महसूस हो रहा है दैट वी आर सीइंग अ सेंस ऑफ साइट हैज़ बीन अपील्ड इन दिस पार्ट. देखें उस ही डिडंट से कि मैं कहीं जा रहा था किसी के साथ, मेरे साथ मेरी हमशीरा थी और जनाब क्या कहते हैं उसको हमने ये उस वो ऐसे भी कह सकते हैं हम गए तो हमने जनाब वहाँ पे डैफोडिल्स को देखा. नो, बल्कि आई वांटेड लोनली एज अ क्लाउड. सो ही यूज पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफाई किया ना उसने. ही वांटेड लोनली एज अ क्लाउड एज सॉरी सिमिली इस्तेमाल किया. आई वांटेड लोनली एज अ क्लाउड कि जिस तरह क्लाउड तनहा फिरता है उस तरह मैं भी तनहा फिर रहा था. He used a simile that floats on high over hills and vales and hills. Then all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So this is what the poet uses. ठीक है, imagery, तस्वीर कशी करना. Then there is another thing, another part. Next one is auditory imagery. ये एक poetic form है ये भी. यानी कि वहाँ पे आपके सेंस ऑफ साइट को अपील किया गया, विजुअल इमेजरी उसने क्रिएट की, और यहाँ पे उसने कौन सी क्रिएट करेगा, ऑडिटरी, दैट योर सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ साउंड विल बी अपील्ड. सो म्यूज़िक भी हो सकता है, साउंड भी हो सकती है. यानी जैसे हमने फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज में हमने क्या देखा, हमारी साइट के हम महसूस कर रहे हैं कि ये कैसा होगा, डैफोडिल्स डांस कर रहे होंगे और ये इस तरह वॉन्डर कर रहा होगा. सो म्यूज़िक कैन बी एडेड, अदर प्लेजेंट साउंड्स कैन बी एडेड, हार्श नॉइजेज, साइलेंस. सो साउंड को डिस्क्राइब करने के साथ साथ पोइट जो है वो साउंड लाइक डिवाइसेस इस्तेमाल करता है व्हेन ही इज़ गोइंग टू अपील द सेंसेस. देखें यहाँ हमने बात की है. सो वी टॉक्ड अबाउट सिमिली, मेटाफर, personification and onomatopoeia, and the devices like these are used to create an imagery. So you can, when if you are going to analyze a poem and you say, you just write the heading imagery, and you say that the poet is creating an imagery in the mind of the reader. He tries to appeal his senses and emotions, and for that he uses these poetic devices. And the poetic devices that you see, that you experience in the given lines, and you can express them कि यहाँ पे कैसे वो बना रहा है. So he is using simile, he is using personification, he is using anything else, and in order to create a sense of sight, and he is using the same thing in order to create an auditory image. So let's talk about that part कि onomatopoeia जैसे words use किए जाते हैं. ठीक है, onomatopoeic words के ज़रिए आप वो word की sound उसको वो दे रहे होते हैं ना. Like if we take the example from John Keats poem To Autumn, तो फाइनल पोम इसके अंदर जब उसने इससे पहले पोइट्री उसने छोड़ दी थी, बिकॉज ही वॉज इस वक्त उसने छोड़ दी थी. इट वॉज द लास्ट पोम दैट ही रोट बिकॉज ही वॉज अनएबल टू पे द बिल्स. सो ही कंक्लूड्स इट विद ऑडिटरी इमेजरी. लेट्स सी कैसे. वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग. सो ऑटोमेटिकली अब उस ही डजंट से कि भाई सुनो, नो, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग. ए where are they? Think not of them, thou hast thy music too. स्प्रिंग के गाने कहाँ हैं, स्प्रिंग के नगमे कहाँ हैं. अगर बाहर के नगमे हो सकते हैं तो ख़ज़ां के भी अपने नगमे हैं. Where are they? Think not of them, thou hast thy music too. Again, ठीक है, auditory. While bared clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with a rosy hue, then in a wailful choir the small gnats mourn among the river shallows, borne aloft
are sinking as the light wind lives or dies, and full-grown lambs loud bleat from hilly bound. Hedge crickets sing, and now with treble soft. The redbreast whistles from a garden croft, and gathering swallows twitter in the skies. So यहाँ पे fall को उसने यानी कि fall is basically what a name of a season. He has personified it as if it is a musician है. fall के season को उसने musician का नाम दिया जिसके पास अपना गाना है. Personification से इस्तेमाल की. Then he created an audible soundtrack from the sounds the surrounding wildlife is making, कि उस मौसम में किस तरह की आवाज़ें आती हैं, कि उस जब बिल्कुल खामोशी होती है ख़ज़ां के मौसम में तो किस तरह की आवाज़ें आती हैं. उनके साथ उसने उसको पर्सोनीफाई करके उन साउंड्स के बारे में बात करके आपके जो सेंस ऑफ हियरिंग है उसको उसने अपील करने की कोशिश की है. Then comes gustatory imagery. So in this type of imagery, the poet tries to appeal your sense of taste. ठीक है, उसमें फिर वो इस तरीके से एक्सप्लेन करता है sweetness, sourness, saltiness, sourness, spiciness, इन चीज़ों को इंक्लूड करता है उसके अंदर. He will never say this is salty, दिस इज़ स्वीट, नो, बल्कि वो वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करेगा. मैंने जैसे बात की कि वो उनके लिए वर्ड्स यूज़ करेगा, वो कभी भी कहेगा नहीं कि ये ऐसा है. उसके ज़रिए आपका जो सेंस ऑफ टेस्ट है उसको अपील करेगा. लेट्स रीड दिस पोएम. Oh, how can it be that the ground itself does not sicken? How can you be alive, you growths of spring? How can you furnish health, you blood of herbs, roots, and orchards grain? Are they not continually putting distempered corpses within you? It's not every continent worked over and over with sour dead. Where have you disposed of their carcasses, those drunkards and gluttons of so many generations? Where have you drawn off all the foul liquid and meat? I do not see any of it upon you today, and perhaps I am deceived. I will run a furrow with my plough, I will press my spade through the sword and turn it up underneath. I am sure I shall expose some of the foul meat. So let's see क्या होता है गट इसके अंदर. इस पोम के अंदर उसने he talks about the life cycle, कि कैसे आर्च जो है उसने हर्ब्स प्रोड्यूस किए, रूट्स, आर्चर्ड्स, ग्रेन, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें क्या दे आर इंजॉयबल. ठीक है, और उसके साथ उसने ये भी बताया कि हर जगह पे जो है वो ह्यूमन इंसान के डेड बॉडीज़ की भी प्रोसेसिंग हो रही है, ज़मीनों में लोग दफन कर रहे हैं. गो के लोग जो है ईटन ह्यूमन people, most people have not eaten human flesh. The sour, dead, and foul liquid meat conjure the taste of a rotting meat. ठीक है, जब अब उसने बात की फाउल, लिक्विड एंड मीट, साउर, डेड, तो इससे आपके जहन में क्या आता है? सेंस ऑफ टेस्ट की बात होती है कि किस तरह की चीज़ खाई जा रही है, कैसी. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट गटेस्ट्री इमेजरी दैट द पोएट हैज़ क्रिएटेड. देन कम्स टैक्टाइल इमेजरी. अगर आपको कुछ भी उसमें यानी कि इमेजरी के अंदर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, सो यू कैन जस्ट सी कि कौन सा सेंस आपका अपील हो रहा है. जस्ट राइट दैट द इमेजरी हैज़ बीन यूज्ड. तो जितना आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आई अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन कि आप अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे कि आप फ़ौरन चीज़ों को महसूस कर सकें. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वन डे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. ठीक है, एक दिन आपको ये आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आने शुरू हो जाएंगे. सिंस यू आर अ बिगनर, so you just need to understand the concept related to imagery, but with the passage of time you will be able to understand it well when you'll enhance your reading skills, when you'll enhance your literary understanding. So let's go back to the topic, tactile imagery. So in this form of poetic imagery, poet जो है वो क्या करता है, आपके sense of touch को जो है वो अपील करता है tactile में. When glided in Frofria straight, she shuts the cold out and the storm, and kneeled and made the cheerless grate blaze up and all the cottage warm. So ये this is a part of a poem
प्रोफेरियाज लवर रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, इसके अंदर उसने स्टॉर्म की चिल को उसने यूज़ किया, सेंस ऑफ टच, सेंसेशन दी कि जब डोर बंद हुआ, फायर इज ब्लेजिंग कमिंग फ्रॉम द फर्नेस, ग्रेट टू डिस्क्राइब द वार्मथ ऑफ कॉटेज। ठीक है, सेंस ऑफ टच को, आपके हवा से खमसा को जब अपील करते हैं, द वर्ड्स they can be personification, they can be simile, they can be a metaphor, that can be onomatopoeia. So when the poet uses poetic devices to create an image in the mind of the reader by appealing his senses, it means he is this is imagery. Then olfactory imagery, यहाँ पे वो उसके sense of smell को वो appeal करेगा. They silently inhale the clover-scented gale and the vapors that arise from the well-watered and smoking soil. So यहाँ पे उसने आपके sense of smell को उसने किया. जैसे मैंने बात की थी कि भीनी भीनी खुशबू आ रही है, कि मैं उस गांव से गुज़रा, एक देहात की एक लड़की खाना बना रही थी और खाने की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी. Sense of smell has been appealed. Then kinesthetic imagery. So in this he appeals your sense of motion. So it may include the sensation of speeding along in a vehicle, a slow sauntering, sudden jolt. ठीक है, sense of motion की, क्या sudden blow, the great wings beating still above the staggering girl, her thighs are caressed. So by the dark webs her nape caught in his bill, he holds her helpless breast upon his breast. So जस के जो ये ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर जस से रिलेटेड एक स्टोरी है, उसके बारे में उसने बात की. उनकी ओपनिंग लाइंस में बीटिंग विंग्स वाइल लेडास स्टैगरिंग, इसके ज़रिए रीडर को एक सेंस ऑफ डिसओरिएंटेशन दी जा रही है. देन कम्स ऑर्गेनिक इमेजरी. सो इस तरह की पोइटिक इमेजरी के अंदर पोइट जो है वो इंटरनल सेंसेशंस को यूज़ करता है, फटीग को, हंगर को, थर्स्ट को. मैंने जैसे पहले बात की, इमेज, तस्वीर कशी करना, कि पोइट किस तरह तस्वीर कशी करता है. यू नीड टू लुक एट दैट, कौन से डिवाइसेस यूज़ करता है इमेजरी क्रिएट करने के लिए, कौन सी इमेजरी उसने क्रिएट की या इमेज किस तरह उसने बनाए. सो इन द ऑर्गेनिक इमेजरी वी कैन से that for example he is giving us an example of Robert Frost's poems Birches. So organic imagery यहाँ पे उसने create की, internal emotions, fear, love and despair also expressed through this particular stanza. So I was once myself a swinger of birches, and so I dream of going back to be. It's when I am weary of considerations and life is too much like a pathless wood. So Frost जो है वो बताता है कि वो खुद उस बर्च के ट्री के ऊपर वो झुका हुआ है और वो अपनी जो थकावट है उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है. पर्पस प्ले ऑफ यूथ के बारे में वो बात कर रहा है यहाँ पे. अच्छा, दैट वाज जस्ट ऑल अबाउट इमेजरी. एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट just need to understand that how the poet tries to appeal your senses and emotions, and what are the devices he uses to do like that. अब जब आप किसी पोम को पढ़ेंगे तो आप दोनों चीज़ें निकाल सकेंगे कि यार इसका ये जो लिखा हुआ है, क्या ये हमारे किसी हवा से खमसा को भी अपील कर रहा है, या इट इज़ जस्ट एन इमेजरी, जस्ट अ पोएटिक डिवाइस. और आम तौर पे जितने भी पोएटिक डिवाइसेस पोएट यूज़ करता है वो आपके किसी न किसी सेंस को अपील करने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इमेजरी एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. And even then, if you couldn't understand, you can ask me during live session. I'll explain each and every concept again.